अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय द वे, किसी ने मुझसे ये सवाल किया है कि कल उन्होंने मुझे, यानी कि आज, अभी तक तो टाइम क्या हो रहा है, आज ही चल रहा है, उन्होंने मैसेज किया है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके सब्सक्राइबर देखे थे 316, इसके बाद शायद 329 या ऐसे कि कुछ कह रही थी वो। तो मैडम थैंक यू सो मच मुझे ये कहने के लिए। हाँ, आपको पता है जब से मैंने शायद माफिया क्वीन अपलोड की है तब से मेरे सब्सक्राइबर शायद बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। मेरी नफ़रत या मोहब्बत इंटरेस्टिंग लोगों को लग रही है, इस वजह से मुझे सब्सक्राइब किया जा रहा है। आई लव यू स्टोरी अच्छी जा रही है, इसलिए मुझे सब्सक्राइब किया जा रहा है। बात यही होगी। और मैं जो छोटे छोटे शॉर्ट बेचती हूँ, कभी अपनी आवाज़ में, कभी म्यूज़िक लगा के, कभी कुछ कुछ करके बेच देती हूँ, वो अलग चीज़ है। शायद उससे भी मुझे थोड़ी सी सब्सक्राइब मिल सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन मैं इतना कहूँगी, मेरा फर्स्ट वीडियो वो थी एक एक ड्रामे की एक सीन। उसमें वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, किस एवरीथिंग कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसके मुझे सब्सक्राइबर, आपको पता है कितने मिले? 46 सब्सक्राइब मिले थे मुझे उसके ऊपर। और व्यूवर्स कितने लोगों ने उसे देखा है, 1,000 से तो ऊपर के लोगों ने उसे देख लिया था। 50,000 तक मेरा वो ये जो शॉर्ट थी वो चला था। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए मेरे वो सबसे पहली शॉर्ट। 2 शॉर्ट थी, दो, एक दोनों सीरियल की थी, लेकिन वो एक इंग्लिश सीरियल की थी, और दूसरी उस जुबान को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसकी थी। तो उस वजह से मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर मिले। अभी ये थोड़े दिन हुए कि मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर मिले। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए। इस चीज़ का मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से आज तक मैं यहाँ टिकी हूँ, आप लोगों की वजह से। हो मैडम पूनम जी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? क्यों भाई, यूट्यूब वालों ने आप पर भी जुल्म कर लिया? होता है, होता है, होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ पूनम जी, मैंने एक मैसेज छोड़ी थी यूट्यूब के लिए, जितने भी लोग हैं वो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ी थी। आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि पब्लिक, मतलब सब देखे, बच्चे भी देखते हैं उस वीडियो को, बड़े भी देखते हैं शॉर्ट में। लेकिन जब एक वीडियो बनाते हैं उसे हम पर्सनल रख सकते हैं। पर्सनल ये कि 2 ऑप्शन दिया जाएगा, जब दिया जाएगा ये कि आप इसे सबके लिए अलाउेबल करते हैं या सिर्फ उनके लिए जो 18 से ऊपर हो, यानी कि बच्चों के लिए नहीं है वो, और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ लिखिएगा। और वैसे पूनम जी थैंक यू सो मच। हाँ, मिस तो मैंने आपको बहुत किया था, मैं सबको मिस बहुत करती हूँ जब मैं अपलोड नहीं करती कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज़। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, आप लोग के लिए लाई हूँ माफिया क्वीन, आपके पसंदीदा शो तो नहीं कह सकते, पसंदीदा स्टोरी। बाय रे, नफ़रत या मोहब्बत, आई लव यू, और माफिया क्वीन। मैं एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, उसके पीछे मेरे पास मैसेज आता है, प्लीज़ मैडम, प्लीज़ दीदी ये स्टोरी अपलोड कीजिए, प्लीज़ मैडम ये वाली स्टोरी अपलोड कीजिए। गाइस मुझे रूटीन मिल रही है, और आप लोग के लिए खुशी ये है कि मैं जब रिकॉर्डिंग करने में बैठती हूँ तो मेरे घर में कोई नहीं होता गाइस। इस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसी टाइम पर आप लोगों को अपलोड कर देती हूँ। ओके, माफिया क्वीन में जहाँ वो उन इंसान को सुना रही थी, जो इंसान, चलिए अब नाम दे देते हैं। नाम क्या रखना चाहिए इनका? नाम में क्या रखा है गाइस? नाम आप लोग को लिख के भेज दीजिए कि मैं माफिया क्वीन को किस नाम से पुकारूं, वही नाम बता दीजिए जो मुझे पसंद आएगी। प्लीज़ नाम लिख के बता दीजिए कि मैं माफिया क्वीन का नाम क्या रखूं, और उसके साथ एक लड़का है उसका नाम क्या रखूं, और उसके साथ वो एक अंकल है उसका क्या नाम रखूं? मिस्टर कंडरवर और नैना टक्कर तो मैंने रख दिया गाइस। अब कन्फ्यूज़न इन नामों के साथ है। IG को मैं IG कहूँगी, उसके नीचे जितने हाथ वाले लोग होंगे उनका भी नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे नाम रखने में बहुत ज़्यादा ठापल हो रहा है बाबू। चलो छोड़िए। वो कहती है, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मैं सुकून से अपनी लाइफ गिर रही थी,
क्या कर रही थी? गुजार रही थी। आपने मुझे उठा के लाया ये कहकर कि मेरे नाम को किसी ने इस्तेमाल करके मेरी दुनिया के बदनाम मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगाए हैं कि हद नहीं। मेरे नाम पर क्या क्या केसेस लगाए थे आपको याद है? माफिया क्वीन, रेपिस्ट, लड़कियों की रेप के केस उसके ऊपर रख चुके हैं। माफिया क्वीन लड़कियों की सौदाबाजी कर रही है। माफिया क्वीन ड्रग सप्लाई कर रही है। माफिया क्वीन हथियारों की सप्लाई कर रही है। माफिया क्वीन शराब की सप्लाई कर रही है। ये सारी चीज़ एक औरत होकर, एक लड़की होकर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लड़कियों के रेप के लिए किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। सेकेंडली, नई जनरेशन को तो बर्बाद करने की इजाज़त तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती। थर्डली, किसी ने अगर मेरे नाम इस्तेमाल किया है ना तो उसे ज़िंदगी भर मौत के लिए तड़पा तड़पा के मारूंगी। ये चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटी थी ना सुकून से, क्यों बिठाया मुझे मेरे इस बाप के तख्ते पर? किस लिए बिठाया? और देखिए आपके का इस चेयर पर कोई और ना बैठे मेरे अलावा, और मैंने इस चेयर की क्या हालत कर दी। आप भी बैठोगे ना, आपके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ये भी बैठेगा ना, इसके भी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ऐसी चेयर मैंने बनाई है इसे माफिया के लिए। माफिया क्वीन का हो या माफिया किंग का हो, सिर्फ एक हो सकती है, दो नहीं। एक कहावत तो सुनिए ना, जंगल में सिर्फ एक शेर रहता है, दो नहीं। और एक महान में एक तलवार रहती है, दो नहीं। जितनी भी उतार लो, जितने भी पुरानी किताबें खोलो, उसमें सिर्फ यही लिखा जाता है, जंगल में एक शेर, मयान में एक तलवार, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करें तो अपनी मौत को बुलाने के हिसाब होगा, याद रखिएगा आप। और आप एक बात भूल रहे हैं, आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। मैं आपकी दोस्त की बेटी थी जब तक मैं यहाँ इस चेयर पर नहीं बैठी थी। अब मैं इस चेयर पर बैठी हूँ तो मैं हूँ कौन? माफिया क्वीन। और तुम अपने बाप को समझाओ। रिलैक्स प्लीज़ बॉस, रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहो। मेरी ज़िंदगी को किसने तहस नहस कर दिया है? तुम्हारे बाप ने। उसकी एक गलती की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इस जगह पर, और दुनिया को अपना ये चेहरा तक नहीं दिखा सकती, ये फेस। किसी को नहीं पता मेरा फेस कैसा है। तुम लोगों के सामने तक खड़ी, तुम लोगों को भी नहीं पता मेरा फेस कैसा है। बचपन में देखा था ना तुमने मुझे, बचपन में। तकरीबन कितनी एज थी मेरी और तुम्हारी? हाँ, हम दोनों की एज 8 साल की थी। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ खेलते बड़े बड़े हुए थे। 8 साल तक तुमने मुझे देखा था। इस 8 साल बाद के तुमने मुझे मेरा फेस देखा है कि मेरा फेस कैसा है? काला है, सफ़ेद है, गोरा है, चिट्टा है, कैसा है? पता है तुम्हें? नहीं पता। तुम्हारा बाप ये तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे पूछो 8 साल से पहले मैं कैसी थी, अब 8 साल बाद मैं कैसी हूँ। अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, अच्छी फैमिली थी, मॉम डैड सब अच्छी थे, एवरीथिंग इज अच्छी थी। बताइए क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरा? सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। एक कुछ लोग ऐसे जो आप जानते हो ना, हज़ारों लोग ऐसे होते। सॉरी गाइस, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैं कहाँ थी? ओके, 8 साल पहले, 8 साल की उम्र में हम लोग कैसे थे? हंसी मजाक करने वाले, किसी के डर बिना खौफ के लिए ज़िंदगी गुजारने वाले। अचानक मुझे ये पता चलता है मेरे जो डैड हैं वो सबसे बड़े माफिया क्वीन निकलते हैं, सबसे बड़े माफिया क्वीन। उन्होंने अपनी बीवी की वजह से, अपनी बेटी की वजह से इस लाइफ को एक साइड करके अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू की थी। खुश थे वो, बहुत खुश थे, लेकिन दुश्मनों को ये चीज़ पसंद नहीं आती ना। एक कहते ना, एक दलदल। आते हम अपनी मर्जी थे लेकिन जाते हैं अपनी मर्जी से नहीं। उस दलदल में लाके आपने मुझे पटक दिया है। जितना भी हाथ मारो, जितना भी पैर मारो ना, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रही। अगर मैं चाहूँ भी तब भी मैं नहीं निकल पा रही इस दलदल से। ईमानदार है लोग, मुझे ईमानदारी पसंद है। बेईमानी करोगे तो सर काट के रख दूंगी, ये बात याद रखिएगा। अगर कभी मुझे पता चले कि मेरे डैड के, मेरी माँ की मौत पे आपका भी हाथ शामिल है ना अंकल, तो आई प्रॉमिस मैं देर नहीं करूँगी आपके गले को काटने की। मैं पता तो लगा रही हूँ कि किसने मेरे डैड मॉम को मारा है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली को मैंने मारा है? शक है? आप कहते हैं ना, वो क्या कहावत है, क्या कहते हैं, सांप का डसा भी रस्सी को देख के डरता है। सही कहा था ना। और
और एक और कहावत है, कौन सा, दूध का जला भी चाक फूक फूक के पीता है, ये भी एक कहावत है। और वो एक और कहावत है, अब अपनी आस्तीन में सांप पालोगे तो डसेगा तो ज़रूर ना अंकल। आप भी तो मेरे पापा से नफरत करते थे, क्या वजह क्या थी मुझे नहीं पता, मुझे पता है क्या वजह थी, क्योंकि आप मेरी माँ से बेइतना प्यार करते थे। आप दोनों दोस्त थे, आप तीनों दोस्त थे, मेरी मोम, आप और डैड। लेकिन मेरे डैड ने मेरी मम्मा को चुना, सॉरी, मेरी मम्मा ने मेरे डैड को चुना और आप बीच में लटक गए। शायद इसी खुन्नस की वजह से आपने मेरे डैड को मार दिया। लेकिन फिर सोचती हूँ कि आप मेरी मोम से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप मेरी मोम को तो मार नहीं सकते। एक तरफ रुक जाती हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ क्योंकि इस दुनिया के बादशाह तो आप दोनों ही थे, क्योंकि एक नहीं दो चेयर रखी जाती थी माफिया के अंदर। एक पे आप बैठते थे, दूसरे पे मेरे डैड बैठते थे। पहला डिसीजन आप करते थे, दूसरा डिसीजन मेरे पापा लेते थे। और कभी कभार आपके ऐसे डिसीजन होते जो आप दोनों के मैच नहीं करते थे। एम आई राइट अंकल? तो क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप बीमार हैं। बीमार है तो अपना तख्ता आपको अपने बेटे को देना चाहिए था ना, आपने मुझे क्यों दिया? आपने मेन मुख मुझे बना दिया इस चेयर में बिठाने के लिए। क्या बता, कहीं मेरी मौत के लिए ही दरवाजे खोल रखे हैं आपने? क्योंकि पुलिस पागल कुत्तों की तरह मुझे सूंघ रही है। मेरा कहीं से भी उन्हें पता चले कि माफिया कोई दिखती कैसी है ना, वहीं पर उसकी इनकाउंटर कर दे, बिना किसी केस के, बिना किसी चीज़ के। अभी तक तो मैंने किसी को मारा नहीं, हाँ अभी मारा है 3 लोगों को, 2 को जख्मी किया है, तीसरी की हत्या की है, ये मैं मानती हूँ। इसकी गवाही भी देने के लिए चाहिए तैयार हूँ, क्योंकि एक बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की थी, इसलिए मैंने उन्हें मारा है। और तीसरा जब मुझे केस मिला, उसे तो उस बेचारे सिख ने मार दिया, मुझे उस पर फ़ख्र है। और उसको बचाने के लिए मैंने उसकी फैमिली प्लस उन्हें इस मुल्क से यूँ निकाल दिया। कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके घर को आग लगा दिया, उसके घर को जला के राख कर दिया कि उसके लोग समझे वो मर चुके हैं। उस आग के अंदर जिसके बेटे को उसने मारा है वो ऐसे चुप रहे थोड़ी रह सकता है। एक इंसान ने उसने ये भी कह दी कि उसने आग उसने खुद लगाया, उसके आदमी ने कह दिया पैसों के लिए, क्योंकि उसके कहा था जहाँ कहीं भी वो उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर, जो भी ख़त्म करेगा मैं अपनी पूरी जायदाद से आधी जायदाद उस इंसान को दे दूंगा। वो वक्त पे पहुंच चुका था, लेकिन जब आग जलते हुए देखा तो उसने सिर्फ इतना कहा, बॉस मैंने काम तमाम कर दिया। वहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, सिर्फ 3 लाशें वहाँ फेंकनी पड़ी, एक आदमी की, एक औरत की, एक लड़की की। बस इस 3 लाशों के साथ वहाँ पर जितने भी चीज़ें थे सब जल गए, जल के खाक हो गए। वो बॉडी भी जली हुई थी, उन किसी सिलेंडर से मरे, किसी कुछ और से मरे, किसी बस एक्सीडेंट हो गया था उनसे मरे थे। उनसे लाश चुन के मैंने उनकी डीएनए टेस्ट करवा के उन्हें उस जगह पर फेंक दिया था। उस जगह पर फेंका नहीं, रखा था, क्योंकि मुझे उस फैमिली को बचाना था। उन्होंने गलत किया नहीं। अगर कोई भी इज्जतदार होगा, कोई भी गैरतमंद आदमी होगा ना, अगर कोई भी गैरतमंद होगा, कोई भी इज्जतदार इंसान होगा, किसी की बेटी को अगर तुम गलत नज़र से देखोगे तो वो यही करेगा। उसने ये नहीं सोचा वो गरीब इंसान है, उसने ये नहीं सोचा एक बैंक में जॉब करने वाला एम्प्लॉय है, उसने अपनी बेटी की इज्जत प्यारी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे कही थी, उसे अपने पग से बहुत ज़्यादा प्यार है। बेटी के साथ साथ पग भी उनकी इज्जत है। अगर कोई उनकी इज्जत को उनकी सर से उतारेगा तो उसका गला काटने में भी देर नहीं लगाएंगे। पहले भी कहा था मैंने आपसे, अब भी कह रही हूँ, मुझे पता लगना ही चाहिए कि मेरे मॉम डैड को मारा किसने। बस यही चीज़। आप बीमार हैं, आप मौत के करीब है, आपका इलाज चल रहा है, इलाज चलने दीजिए, टेंशन ना लीजिए। मैं पता लगा लूँगी कि किसने मेरी घर अस्थि बसाई घर को उजाड़ा है, पता लगा दूँगी। अगर मैं खुद तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारे हाथ में सबूत भी आए ना, तो तुम मेरा सर कलम कर देना। मैं खुद आके तुम्हारे सामने अपना सर झुकाऊंगा, कहूँगा मार दो मुझे आपके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर दूंगी। मैं आपके बेटे के सामने ये कहती हूँ। वो घूर के उसे देखती है, देखो मत, जब तुम्हारे डैड के बारे में पता चलेगा, अगर मैंने उन्हें मारा, तुम बदली मुझे मार देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। और मेरे पास जितनी भी दौलत है सब तुम रखने ला, लेकिन इस माफिया के दलदल से तुम्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी रही है।
ढूंढूंगी ज़रूर, ये कहकर वो एक रूम की तरफ जाती है और उसके पीछे वो लड़का भी जाता है। वो कहता है ये क्या तरीका था डैड से बात करने का, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में होती ना तो बहुत कुछ कर लेती, गुस्से में नहीं, लेकिन डैड ने कुछ सोचकर तुम पर हाथ उठाया था, ऐसे तो ना कहती डैड से, वो मरने वाले हैं। तू मुझसे ये कह रहा है, तू जो अपने डैड से पे मुझसे ज़्यादा नफरत करता है, याद है ना तू कितनी नफरत करता है अपने डैड से? तो वो सर झुका देता है। क्यों सर क्यों झुका दिया तूने अपना? बोल ना कि तू भी नफरत करता है अपने डैड से। बोल नहीं सकता, और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ मुझे मेरे डैड से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि उनकी माफिया की वजह से मेरी माँ जो उनसे बेतनाशा प्यार करती है वो मर गई। उसे पता है उन्हें कितनी गोलियां मारी गई थी मेरे सामने। मैं 8 साल की बच्ची थी ना, तू भी तो उस रूम में था। मम्मा ने तुम्हें छुपा लिया था कहीं तुम्हें कुछ ना हो। एक कबाड़ के अंदर तुझे छुपाया था ना मम्मा ने, जब हमारे घर पर हमले हुए थे। बहुत से मार्क्स वाले लोग आए थे, बहुत से मार्क्स वाले लोग आए थे, पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे थे। वो गोलियों की गूंज अब भी मेरे कानों में गूंजती है, अब भी मेरे कानों में वो गोलियों की गूंज गूंजती है। एक आदमी आए सिर्फ इतना कहा, तुमने हमसे धोखा किया, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा, पूरे ख़ानदान को मार डालूंगा। उस टाइम तुम्हारे पापा भी वहाँ थे, उन्हें बस थोड़ी सी गोलियां लगी 3-4, तब तो मर जाते ना, अगर उनका हाथ नहीं होता तो मर जाते ना। तो मैं यकीन कर लेती कि तुम्हारे डैड ने कुछ किया नहीं। ओ बचे क्यों भला बताओ, वो क्यों बचे? तुम्हें बचाया मेरी मोम ने, अपनी बेटी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा तुम उनकी दोस्त की अमानत हो, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, तो और तुमसे कहा था कुछ मत कहना, कुछ भी मत कहना, और तुम्हें एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और मुझे भी तो गोलियां लगी हैं, पता है ना कितनी गोलियां लगी हैं। उन्होंने बेदर्दी की तरह मेरी माँ पे 20 गोलियां चलाई। एक इंसान नहीं, 3 इंसानों ने 20 गोलियां चलाई। चौथे ने पीछे से वार करके चलाई। मेरी माँ की पूरी बॉडी को चल्ली चल्ली कर दिया मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। हाथ में क्या था? कुछ नहीं। पापा तो अपने लोगों को मार के वो भी मर गए। उन्हें सीधा दिमाग पे गोली मार दी, सीधा खोपड़ी निकल के बाहर। उनकी आखिरी अंतिम संस्कार में उनकी शक्ल दिखाई नहीं दी थी मुझे। मेरी माँ, उनका क्या कसूर था? उन्हें थोड़ी पता था कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही है, वो कोई और कोई नहीं, माफिया का सबसे बड़ा डॉन है। कसूर था उनका? बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसे बेदर्दी से मारा गया, बहुत दर्दी से मारा गया उन्हें। और इसके बाद उन्होंने कहा रुक मेरे साथ। उनमें से सिर्फ एक बंदे ने गोली चलाई मुझ पर, सिर्फ एक बंदे ने, और चलाई भी कितनी? 6 गोलियां। उसके निशान अब भी मैं अपनी बॉडी पर लेके घूमती हूँ। अब भी मेरे सीने में, मेरे चेस्ट पे, मेरे बॉडी में जितने भी, अभी अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी शर्ट उतार के फेंकूँ ना तो तुम्हें सारी गोलियां नज़र आएंगी। एक भी निशान, जख्म भरा है, सब भरे हैं, सब बिल्कुल भरे थे, लेकिन निशाने अब भी मेरी सीने पे है। 5 गोलियां यहाँ सीने पे, एक गोली पीछे से मारी गई है मुझे। मेरी कंडीशन कैसी थी तुझे पता है ना? 1 साल तक मैं कोमा में थी, 1 साल तक, 1 साल तक मैं कोमा में थी। मैंने अपनी मॉम डैड की आखिरी रस्मियत में शामिल तक नहीं हुई थी, 1 साल तक। इस 1 साल बाद जब मुझे होश आया, मेरी कंडीशन कैसी थी? पागल हो गई थी ना मैं। कोई पटाखा बजता, कोई गड़म गड़म कुछ डोलों की आवाज़ होती, कोई भी चीज़ होता, मैं पागल हो जाती थी, मेरा कंट्रोल कुछ से हट जाता था। इन 1 सालों के बाद जब मुझे होश आया, मेरी कंडीशन यही थी, बिल्कुल यही थी, और तुमने मेरी हिफाजत की थी एक भाई की तरह। इसलिए अगर तुम्हारा बाप मरता ना तो मैं कहती हाँ तुम्हारे बाप का भी हाथ इसमें नहीं है, लेकिन वो बच गया यार। तो मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारे बाप का हाथ नहीं होगा? इस चीज़ से मुझे गुस्सा है, इस चीज़ से मैं ढूंढ रही हूँ उन इंसानों को। एक फाइल तो ये है मेरी फैमिली को किसने मारा, दूसरी मेरे नाम लेकर क्यों, वाई टू मी, मेरा नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जो इस दुनिया का ही नहीं है। भाई मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह रहती हूँ, एक नॉर्मल लड़की की लाइफ गुजारती हूँ। तुम्हें पता है मैं किस तरह की लाइफ गुजारती हूँ, पता है ना? फेस देखा था ना मेरा,
लोग किस तरह मुझसे मेरा मजाक उड़ाते हैं, किस तरह की मैं हूँ। जो मैं हूँ वो हूँ नहीं, जो मैं बनना चाहती वो मैं बन नहीं पा रही थी। ऐसी दोगली ज़िंदगी गुजार रही थी मैं, और गुजार अब भी रही हूँ मैं। अब भी मैं वही दुनिया की वही चीज़ें कर रही हूँ। बाहर की दुनिया में मैं कौन हूँ किसी को नहीं पता, यहाँ की दुनिया में मैं कौन हूँ किसी को नहीं पता। मेरी पहचान मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ, एक नॉर्मल लड़की या एक माफिया क्वीन। बताओ मैं कौन हूँ, कहाँ से ढूंढूँ अपनी पहचान को। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद अपने आप को ख़त्म करने का इरादा है मुझे, मारने का। क्योंकि किसके लिए रहूँ जिंदा यार, किसके लिए रहूँ जीना सीखूँ, किसके लिए। मेरी ज़िंदगी में ना मैं किसी से प्यार कर सकती, ना किसी को अपने आप से प्यार करने दूंगी। ये तो मेरी डिक्शनरी में लिखा है। क्योंकि माफिया में जो लोग होते हैं ना, उनकी आखिरी ठिकाना या तो कब्र होती है या तो शमशान घाट होती है। अब मैं शमशान घाट जाऊंगी या मेरी लाश भी ना मिले, ऐसी कहीं जा चली जाऊं। क्योंकि किताबों खोलो, किताबें पढ़ो, बहुत सी चीज़ें देखो, बहुत सी चीज़ें टीवी पर रिसर्च कर लो कि माफिया वालों लोगों के साथ क्या होता है, उनकी आखिरी अंजाम मौत। अब मेरी अंजाम क्या लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में चलता है ना, मेरा आखिरी अंजाम मौत है। जिस दिन मेरे चेहरे के बारे में लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये है माफिया क्वीन, उस दिन मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी। ये मार्क्स, ये आवाज़, मेरी असल आवाज़ से तुम बात कर रहे हो, आज तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आज तुम्हें पता चला मेरी रियल आवाज़ क्या है। क्योंकि तुम बचपन से मेरे साथ हो। जब तक मैं बीमार थी, मेरा 1 साल बाद मेरी कंडीशन से लेकर मेरे ठीक होने तक तुम मेरे साथ थे। तुम मेरे साए की तरह मेरे साथ थे। मैं नहीं डरती तुमसे। हाँ, जिस दिन तुम्हारे पापा को मारूंगी उस दिन तुम शौक से मुझे गोली मार देना, तुम्हारे सामने खुद आके खड़ी हो जाऊंगी, कहूँगी मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम डैड को मारा है और मैंने उन्हें मार दिया। सिंपल सी बात है। बताए ना, आज तक तुम्हारे डैड ने मेरे फेस को नहीं देखा। उस 8 साल की बच्ची के बाद उसने किसी को ने माफिया क्वीन के फेस को नहीं देखा है। मुझे यहाँ लाया क्यों है, ये कहा गया है ना मेरे नाम पर बहुत सी ये सारी कार्रवाई हो रही है और मुझे ये रोकनी है। मेरी मम्मा ने कहा था जब तुम इस दुनिया में अंदर रहोगी, क्योंकि जब मेरी मम्मा की आखिरी सांसें चल रही थी उनकी एक रिकॉर्डिंग अभी तुम्हें सुनाती हूँ। तो चालू करती है, बेटा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डेट कौन है तो उनसे नफ़रत मत करना, उनसे प्यार करना, क्योंकि वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मत सोचना कि उनकी वजह से आज मेरी मौत हो रही है। मैं तो उसी दिन मर गई जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड एक माफिया के डॉन है, बहुत बड़े किंग है। उसी दिन मर गई थी, लेकिन ज़िंदा थी तुम्हारे लिए। तो अब तुम्हारे पापा ने कहा तो सब कुछ छोड़ के हमारे साथ अलग दुनिया बसाएंगे, तो मैं बहुत खुश हुई और इसी खुशी में हम दोनों ने अलग दुनिया बसाई है। लेकिन जब कहते हैं कि बाप के बाद बच्चे को उस गद्दी पे बिठाया जाता है, और मैं खुश हूँ कि मेरा कोई लड़का नहीं हुआ, मेरी एक बेटी हुई है। उस बेटी के शादी करवाऊंगी, उसके बच्चे होंगे, अपने हस्बैंड के साथ खुश होगी, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन आज ये खुशी ख़त्म होने के दिन नज़र आ रहे हैं मुझे। इस हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें गिन रही हूँ। इन चंद सांसों में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिन्होंने भी हमें मारा है ना, उन्हें मत छोड़ना, पकड़ के कानून के हवाले करना, बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिर में उनकी मशीनों की आवाज़ सुन रही हो, उनके दिल की धड़कन की मशीन, ऑक्सीजन मशीन की आवाज़ सुन रही हो? नहीं सुन रही ना? वीडियो नहीं है, ऑडियो है। अगर वीडियो होती ना, अगर वीडियो होती तो तुम पागल हो जाते और या तो मैं पागल हो जाती। ये मुझे तब मिला था, मेरी ठीक 2 साल बाद, जब मैं परफेक्ट ठीक हुई थी। एक दिन मैं कहीं घूम रही थी तो मुझे एक नर्स मिली थी, तो उस नर्स ने मुझे ये कैसेट मेरे हाथ में देकर कहा था, ये आखिरी मैसेज जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए की है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पापा आए, हम अच्छे खासे काम कर रहे थे ना, हम दोनों आए। तुम्हारे पापा को तुमने देखा, तुम शौक थे, क्योंकि इतने सालों बाद तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने कहा मेरा नाम कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारे डैड ने पहले ही अपनी वसीयत में ये लिखा है, अगर उन्हें कल को कुछ हो तो उनकी बेटी माफिया क्वीन बन के इस चेयर पर बैठेगी। मैं क्यों, आपका बेटा क्यों नहीं?
उसूलन तो मेरे बेटे को बैठना चाहिए, लेकिन डिसीज़न सबका होता है। और वहाँ पर जितने भी माफिया के लोग थे उन्होंने वोट किया है तुम्हारे लिए। शायद वो लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं इसलिए वोट किया है उन्होंने, लेकिन मैं नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं आ गई ना तो सबके जीना हराम कर दूँगी, आई प्रॉमिस। जिस दिन अगर मैंने माफिया में कदम रखा ना, एक भी इंसान वो गलत काम नहीं करेगा जो करना चाहता है। कह दीजिए मेरा पैगाम दे दीजिए, तब भी मैं नहीं आई। लेकिन अचानक ये पता चला माफिया क्वीन की लड़कियां किडनैप की, माफिया क्वीन ने ये किया, माफिया क्वीन ने वो किया। बाद में मेरा फेस रिवील होने वाला था और पूरी 100% तुमने ही जानकारी निकाली थी ना मेरे लिए, इस डर से कि वाकई तुम उस जेज में ना जाओ। लेकिन जो जो मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया था। एवरीथिंग इज़ तुम्हारी चीज़ें थी, तुम्हारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारे बालों की, सब कुछ तुम्हारा था यार। मैं इस चीज़ से शॉक हो गया था कि तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने के साथ साथ तुम्हारी जो चीज़ें थी उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं तुम पे भी तो शक कर सकती हूँ ना, हाँ कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो बचपन से मेरे साथ हो, तुम्हारे बाद ना उठना सब कुछ, और यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी मैंने A to Z सब कुछ पता करवाया है जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस चेयर पर बैठी थी। मेरा टारगेट 2 इंसान थे, एक तो मेरे पापा, दूसरा मैं। आई नो, मुझे पता है। और तुमने साबित कर लिया कि तुम अपने बाप की बेटी हो, क्योंकि तुम्हारे पापा भी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते थे। बिल्कुल, तुम तो क्लीन चेक हो गए क्योंकि तुम बचपन से मेरे साथ थे, तुम्हें भी इन चीज़ों की इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हम दोनों ने वही चीज़ सीखी है जो हमारे डैड ने हमें सिखाई है, कुंफू, कराटा, बॉक्सिंग, एवरीथिंग। और यहाँ तक कि हमें वो चीज़ आती है जो किसी और को नहीं आती, सिर्फ मुझे और तुम्हें आती। और अब तक ऐसी चीज़ से किसी की मौत नहीं हुई है, तो तुम नहीं हो वो। अगर तुम्हारा दिमाग है तो वो बात अलग है। वेरी फनी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? नाराज़ है कि मुझे टाइम नहीं देता, आए दिन में तुम्हारे पीछे लट घूमता रहता दुम बन के। तुमने उसे कहा नहीं कि तुम मेरे कदम से कदम मिला के चलते हो, मेरी दुम बन के नहीं चलते। पता है मुझे। आगे क्या प्लान है? आगे सामने देखो, वो एक आदमी बंधा होता और उसकी हालत ऐसे ख़राब थी जैसे कि उसे किसी ने पंचिंग बॉक्स समझ के मारा है, ऐसी हालत ख़राब थी। ये कौन है? ये वो इंसान है जिसने पहली दफ़ा पुलिस को मेरे बारे में खबर दी। माफिया क्वीन आज एयरपोर्ट से यहाँ आने वाली, और वाकई में आ रही थी, और मेरी पहचान मेरे कपड़ों से दी गई थी। याद है तुम्हें? याद है। तो ये मुंह नहीं खोल रहा यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा इसका मुंह ना खोलना। तो क्या करें, तुमने इसे पंचिंग बॉक्स समझ के मारा तो है, अब क्या करना है? वही जो हम हर बार करते हैं। मैं करूँ पहले? ठीक है, बॉल फेंको और मारूंगी मैं। वो लोग एक बैट लेते हैं और कॉक बॉल जो हम मैच के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो बॉल लेते हैं और फेंकता है। लेकिन उस लड़की का निशाना, माफिया क्वीन का निशाना उस इंसान की पूरी बॉडी होती है। एक बॉल फेंकता है उसके चेस्ट पे लगता है, दूसरा बॉल फेंकता है उसके मेन पार्ट पे लगता है, तीसरा बॉल भी वही मेन पार्ट पे लगता है। और वो आदमी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो दोनों अपने खेल में मज़ा ले रहे थे। तो कहता बोर हो गई, कुछ और करें, इस बैट से मारते हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हें किसने बताया कि मैं आ रही हूँ यहाँ पे? और तुम मुझे पहचानते तो नहीं हो, कोई भी मुझे यहाँ नहीं पहचानता। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मैं पुलिस को ये बता कि तुम्हारी और तुम्हारी ड्रेसिंग की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मार्क्स है और तुम्हारी आज तक तस्वीर किसी ने नहीं देखी है। ये बात सच है, मेरी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी है। तो तुम कैसे? जिन लोगों ने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ आओ। अगर तुम आई तो तुम्हें फंसा के जेल में ही मार देने का प्लान है, कि जब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो तुम्हें जेल ले जाएगी और तुम्हें मार देगी। इतना पता है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा मैं खुद पता लगा लूँगी, डोंट वरी। कितने मर्डर किए और कितने रेप किए, कितने किडनैपिंग किए मेरे नाम से? तकरीबन 50 से ज़्यादा मर्डर किए और 100 से ज़्यादा किडनैपिंग किए। बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। और रेप केस, बोलो कितनी लड़कियों का रेप हुआ है मेरे नाम लेकर? आपका नाम लेकर तकरीबन 50 लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया है। और उन्होंने कौन कौन इस चीज़ में शामिल है?
और सबका नाम ले रहा था, एवरीथिंग, और सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ ऊपर के लोग भी शामिल हैं। उनके नाम उनके नाम नहीं बता सकता, मरने का डर है, यही समझ लो। उनका नाम तो मैं खुद ढूंढ लूँगी, डोंट वरी। लेकिन जिस दिन उनका नाम मिलेगा उस दिन वो छूटेंगे नहीं मेरे हाथ से। ये कहकर उसका मुंह पर से टेप बांधती और कहती, चले चलो, इसके बारे में पापा को नहीं पता, नहीं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे और तुम्हारे। अगर इसके बारे में कुछ लीक हुआ तो मेरा डाउट तो तुम पर आएगा। तो चले? चलो, यही भी ठीक है, कम से कम मेरा एक और एग्ज़ाम चल रहा है, यही सोच लूँगा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर आईजी अपने ऑफिस में बैठा है और अपने नैना टक्कर पर चिल्ला रहा है कि तुम्हारे पास मौका था, तुम उसे अंदर ही मार सकते थे, तो तुम्हें बाहर लाने की क्या ज़रूरत थी? सीरियसली सर, ये सब कुछ आपके सामने भी तो हुआ है। तब वहाँ पर एक वीडियो कॉल आती है नैना के मोबाइल पे। वीडियो कॉल जैसे स्टार्ट करती तो कहती है, हो मिस नैना टक्कर, कैसी हैं आप? चलिए, आई होप आप ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया और आपके अफसर आपको सुना रहे हैं। वो एक केबिन में बैठी थी, पूरा केबिन अंधेरे में था, ये बस एक लाइट थी उसके सर के ऊपर, और उसके साइड में वही लड़का खड़ा था, पूरे ब्लैक सूट ब्लैक मास्क। उसकी आवाज़ अब भी चेंज हो चुकी है, अब उसकी आवाज़ किसी और लड़की की आवाज़ में थी। उसकी सेक्रेटरी कह सकती हो, जो इस वक्त अपने रूम में अपने कमरे में सो रही है, उसकी सेक्रेटरी की आवाज़। ओ बॉस, आपको पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? एक तो आपके पापा ने मुझे आपके लिए रखा है, ऊपर से मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी रखी है। अब मेरा नाम खूबसूरत है लेकिन मेरे अंदर कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। बकवास बंद रखो, किस लिए फ़ोन किया ये बताओ। ज़रा अपने मोबाइल को अपने आईजी के रूम की टीवी के साथ लगा दो, उन्हें भी देखना चाहती हूँ मैं। ये कहकर वो कनेक्ट करती है टीवी के साथ। हो हेलो आईजी साहब, कैसे हैं आप? तोहफा आपको पसंद आया? घड़ियों का कितने अच्छे थे, महंगी महंगी घड़ी मैंने आपको गिफ्ट की है। उन्हें गिफ्ट कीजिएगा अपने अफसरों के घर में, ताकि टाइम पर आए टाइम पर जाए। बेचारे टाइम टेबल ही नहीं उनकी लाइफ में, सारा अनटाइमेबल। कहते हैं कि पुलिस लेट आती है, मुजरिम अपना काम तमाम करके चला जाता है और पुलिस लेट आ जाती है। ये क्या बात हुई सर? कभी तो टाइम पे आया कीजिए, कभी तो टाइम से काम कीजिए सर, लोग खुश हो जाएंगे आपकी इस काम से। लेकिन नहीं, आपको तो बस यही करना है, बिना टाइम के। अगर कत्ल 3 बजे हुआ है तो आप 4 बजे पहुंच जाइए। अगर 2 बजे हुआ है, बाय मिस्टेक आप जल्दी भी पहुंच गए, तब तक तो वो कातिल भाग जाएगा। एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए आप। उसमें सिर्फ आवाज़ आ रही थी, उस इंसान का फेस नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, उस जगह पर 2 लोग खड़े थे, वो दोनों। अब आवाज़ आ रही थी, फेस नहीं आ रहा था। तो वो कहते, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था तुम किसी को नहीं बताओगी, तुम आईजी को क्यों दिखा रही हो वीडियो? सब्र करो, तांबा रखो, तांबा तांबा। सब वो सामने दिखती है। ये क्या है? ये मेरी बेगुनाही की पहली सबूत। हाँ, आवाज़ असली नहीं है, फेक है। जैसे कि मेरी आवाज़ फेक होती है, वैसे ये आवाज़ भी फेक है। बस ये नहीं, जो तुम्हें बताना था बता दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इस चीज़ को मान लेंगे कि तुमने उससे कुछ नहीं किया है? तुम्हारे नाम पे जितने भी केसेस हैं वो बंद कर दे? क्या हमें बेवकूफ़ समझाए? ये भी तो तुम्हारा आदमी हो सकता है जिसे तुम मार पीट के गोलवा रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें इसने की है। ये भी ठीक कहा आपने, गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह से वास्ता रखते हैं ना, तो वाबस्ता रखते हैं, जिस जगह से हम वाबस्ता रखते हैं ना, वहाँ पर तो किसी पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता। ये सच कहा आपने। वैसे नैना टक्कर, एक बात बताओ, जो बात तुम्हें नहीं तुम्हारी आईजी को कहनी चाहिए वो तुम कह रही हो, यानी कि तुम्हें अपनी आईजी की सीट में बैठना चाहिए और आईजी को तुम्हारी जगह पर रहना चाहिए। ये सुनते ही आईजी गुस्से से खड़ा होता है, ये कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए कॉल लगा? बेइज्जती नहीं तो बिल्कुल नहीं। रात के 4 बज रहे हैं सर, रात के 4 बज रहे हैं, आपको नहीं सोना? कम से कम इस नैना को तो सोने दीजिए। इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट बंदी को आप जगा के रखोगे, कल सुबह अपने ऑफिस जाएगी, अपने डैड के ऑफिस जाएगी, वकीलगिरी करने वाली है। थोड़ा सा तो तरस खाइए उसकी खूबसूरती पर। उसकी आंखों के नीचे गाला डब्बा डार्क सर्कल आ गए तो कौन इसे देखेगा? मैं भी तो ना देखूं? मुझे तो टिप टॉप लड़कियां पसंद है।
आई मुझे लड़के भी पसंद है, लड़के भी पसंद है, तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हो सकती हूँ? बायसेक्सुअल हो सकती हूँ, जैसे लड़के भी पसंद है लड़के भी पसंद, बट मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल हूँ, मैं माफिया क्वीन हूँ। अच्छा, एक और बात कहनी है आपके लिए, एक छोटा सा गिफ्ट। आज रात तकरीबन 5 बजे, सुबह की जब पहली सूरज निकलेगी, उससे पहले एक लाश आप लोगों को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एड्रेस भी मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आपसे बहुत दूर है वो। उसे मारने की वजह सिंपल सी सिंपल सी वजह। बिना वजह के मैं उसे मार रही हूँ, यही वजह है। मजाक कर रही थी, एक खास वजह है, जानना चाहोगे? मिस नैना टक्कर, आप कहती है कानूनन आप किसी को सज़ा दे सकते हैं। आज आपके लिए एक टास्क है, मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगी, उसकी सज़ा, उसके सारे सबूत आप तक पहुंचा दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर आपने कानूनी तरीके से उसे सज़ा नहीं दिया, कानूनी तरीके से अगर आप पे दबाव नहीं आया, ऊपर से उसे छोड़ने का दबाव, प्लस आपके नाक के नीचे उसे मार दूंगी, आई प्रॉमिस। याद रखिएगा मेरी बात को। ये है मिस्टर विनोद, एक बहुत बड़े सूदखोर। सूद खाने में तो सबसे बड़े माहिर हैं, बड़े माहिर। अब उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही थी। ये मिस्टर विनोद एक बहुत बड़े सूदखोर हैं और सूद खाते हैं, लेकिन सूद खाते खाते इतने हरामखोर बन गए कि इंसानों के गोश्त खाने में मज़ा आता है इन्हें। अपने घर में अपनी बीवी को मारते हैं, मेंटल हरेसमेंट केस लगा दीजिए उसे, तब भी ये बच के निकल जाएगा। और सूद खाते हुए जब उसके लोग उसे सूद के पैसे नहीं देते तो पता है क्या करता है? उनकी बीवियों का इस्तेमाल करता है। वो बेचारे मजबूर गरीब लोग, कुछ लोग तो गैरतमंद होते हैं, उसके आगे खड़े होकर अपनी बीवी को बचाते हैं, और उनके साथ क्या होता है? उन्हें मार दिया जाता है और ज़मीन में दफना दिया जाता है। वो जो गार्डन है ना उनका, उस गार्डन में तकरीबन 25 लाशें आपको मिलेंगी। वो उन लोगों की है जिन्होंने उसके खिलाफ बगावत की है, मिस्टर विनोद के खिलाफ बगावत की है। अब आप जाओ, ज़मीन खोद के वो लाशें निकालो। आप तो आगे नहीं आओगी क्योंकि आप पीछे से काम करती हो, तो अभी जाइए, रात को आपको लाशें मिल जाएंगी, वो आदमी भी वही मिलेगा। किसी की बीवी के साथ तो कुछ नहीं, अपनी बीवी के साथ सब कुछ करके सो चुका है नशे की हालत में, वो भी आपको नंगा पुंगा मिल जाएगा। तो जाओ, पकड़ो उसे और बनाओ केस, और बचाने की लोग आएंगे तुम्हें सामने, तो लिपट लेना उनसे। 5 दिन तक अगर तुम्हारे कानून ने उन्हें सज़ा नहीं दी, 5वें दिन माफिया क्वीन उन्हें सज़ा दे देगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती। तब आईजी की तरफ देख कर कहती है, सर इजाज़त दीजिए, ओके गो नाउ, जो करना है करो, पर वो इंसान जिंदा सलामत आना चाहिए। जिंदा सलामत मेरा बस के लिए, मैं उसे गोली ना मार दूँ इस कमीने इंसान को। तब उसका फ़ोन फिर से बजता है, वो फिर से माफिया क्वीन फ़ोन होता है, लेकिन वो अलग अलग नंबरों से करती है। कि नंबर से, क्या नैना, तुम्हें पता भी है ना मिर्ची कि तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। वो जिंदा सलामत लाने के लिए इसलिए कह रहा है, कुछ पैसे का के उसे फिर से छोड़ा दिया जाएगा। तुम्हें एक ही दिन में तुम्हारे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इतने भी खमीने नहीं हम, और मैं इसे यहाँ थोड़ी लाऊंगी, मेरी कुछ चीज़ें पर्सनल भी हैं। हाँ जाओ, रखो, देखते हैं क्या होता है। अदालत तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ मिस नैना टक्कर मिर्ची, वरना मैं, आई प्रॉमिस, मैं जो भी काम करूँगी सबसे पहले तुम्हें इंफॉर्मेशन दूंगी कि मैं ये काम करने निकल रही हूँ, आके मुझे पकड़ लो। आज सुबह तक अदालत में पेश करके दिखाओ। मैंने तो 5 दिन वैसे कह दिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। आज सुबह तकरीबन 10 बजे विनोद को अरेस्ट करके अदालत में सारे सबूतों के साथ लाके खड़ा करके दिखाओ, तो मानो मैं आपकी पावर। अगर मैंने ला कर खड़ा कर दिया तो सज़ा तब भी उसे नहीं मिलेगी, ये तो मैं लिख के देती हूँ। अगर तुम्हारा सिस्टम करप्ट नहीं है, तुम्हारे पीछे जो सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है, क्योंकि सिस्टम चल ही ऐसा रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ईमानदारी है, लेकिन लोग अपनी ईमानदारी के डर से, अपनी जान बचाने के डर से कुछ नहीं कहते। और जो लोग ईमानदार है वो लोग कुछ कहते हैं, उनके असर या तो सस्पेंड करो, या तो रिटायर करो, या फिर मार दो। ये 3 चीज़ें होती हैं इन ईमानदार लोगों के साथ।
तो नैना टक्कर ऑल द बेस्ट विथ यू, क्योंकि जो केस मैंने तुम्हें दिए हैं ना, वो केस मेरे पास आ चुका है, मेरे पास भी पेंडेंट हो चुका है, यानी कि रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है। पहले मौका मैं आपको दे रही हूँ स्केल के लिए, अब दूसरा मौका मेरा होगा, और आई प्रॉमिस अदालत में ही उसे सज़ा दूंगी, सबके सामने दूंगी। अगर वो बरी हो के बाहर निकला तो बाय स्वीट हार्ट, बाय मेरी मिर्ची। ये कहकर फ़ोन कट कर देती तो उसके साथ खड़ा हुआ लड़का कहता है, ये क्या था, तुमने इसके बारे में क्यों बताया? इसे मिर्ची को सही तरीका दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये देखेगी नहीं, ये बेवकूफ़ लड़की है। इसे जिसको तुम बेवकूफ़ कह रही हो सबसे समझदार निकलेगी। तुम्हारे पीछे तो हाथ धो के पड़ी है। मेरे पीछे तो ना हाथ धो के भी पड़े, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन शी इज़ नॉट माई टाइप। देखो ना, अभी तक उन्हीं कपड़ों में, अलग इतना समझाया मैंने, इन कपड़ों को चेंज करके बाहर निकला करो, लेकिन नहीं। हाँ, बाहर की मुल्क से आई है मोहतरमा, अपनी जलवे दिखाते ही रहेगी। आगे क्या प्लान है? आगे वही, नज़र रखो इस चोरी पे, पता लगाओ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एवरीथिंग। और लड़की नैना टक्कर वहाँ जाती है और वाकई वहाँ पर जितनी लाशें मिलती है उन्हें कस्टडी में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। और वाकई ही वो इंसान अपनी वाइफ के साथ सब कुछ करके सोया था, नंगू पुंगू, लेकिन इतना अच्छा था कि उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसकी बीवी एक कोने में अपने आप को लपेट के रो रही थी, क्योंकि नसीब ऐसा होता है, मिलते कुछ अच्छे लोग नसीबों से, पैसों के चक्कर में सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उस लड़की को अपनी लाइफ का रोना आ रहा था, तो उसे देखकर नैना उसकी तरफ देखती है, जाके चेंज कर लीजिए, क्या आप इसके खिलाफ़ गवाही दे सकती हो? मेरे बच्चे हैं, इन्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी लोगे? तो कुछ नहीं कहती, ठीक है आप जाइए यहाँ से। ये कहकर अपने हवलदार को इशारा करती से उठाओ, कपड़े पहनाओ और सुबह ठीक 10 बजे हमें इसे अदालत तक पहुँचाना है, सारे सबूत है इसके खिलाफ़। आईजी सर का कॉल आ रहा है, बात करो उनसे और उनसे कहो ठीक 10 बजे वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, आईजी साहब को कहा जाता है, तो आईजी साहब कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा सही है। तो लड़का कहता है आईजी तो ईमानदार है। आईजी भी ईमानदार है, मैंने कब कहा बेईमान है? तो तुम इसकी खिंचाई क्यों करती हो ऐसे? बस मज़ा आता है पुलिस वालों की खिंचाई करना, अच्छा लगता है, लेकिन ये ईमानदार बंदा है, इसके खिलाफ़ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो अब तक तो नहीं है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो उसी टीवी पर सारी चीज़ें देख रही थी और एक एक चीज़ को देख रही थी, कैसे मीडिया भाई सारा सब कुछ, टीवी मोबाइल एवरीथिंग, कैमरे की नज़र से वो सब कुछ देख रही थी। तो वो तक हार कर अपने घर आती है। नैना टक्कर जब वो अपने फ्लैट में आती है तो सारी चीज़ें रख के अपने आप को रिलैक्स करके बेड पे लेट जाती है बेड पे, बिल्कुल सोच के उठती है और अपने रूम की एक तरफ खड़ी होकर कपड़े निकालने वाली थी। तब वो कहती है अपना मुंह बो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तो क्या तुम देखोगी ये फिल्म? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तब नैना को कुछ एहसास होता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है। जो शर्ट के बटन वो खोलने, जो स्कर्ट जो फ्रॉक, जो छोटी सी फ्रॉक उसने पहनी थी, उसे उतारने से पहले चारों तरफ गौर के देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई इसे देख रहा हो। तब उसे चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और सीधा जाके अपने मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, आईने के सामने, और उसका कैमरा फोकसली वहीं पर लगा था। जब वो उस आईने को गौर से देखती तो उसके चेहरे पर एक और बड़ी जो स्माइल तीखी थी अब वो बढ़ जाती है। तो उस कैमरे के सामने आके कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी माफिया क्वीन, कि तुम इस हद तक गिरोगे कि मेरे बेडरूम में तुम कैमरा लगाओगे और मुझे बिना कपड़ों के देखने की इच्छा रखोगे। है, ये बात तुम तो माफिया क्वीन के दिल को लगती है। तो वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसे देख रही थी अपनी आंखों से, उसके पूरे चेहरे पर मार्क्स था। अब उस रूम में सिर्फ वो खुद अकेली थी। तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हो, बिना कपड़ों के मुझे देखना चाहती हो, ओके एज यू विश, वैसे मैं कर लूँ। अगर तुम्हारी ये वीडियो लीक हो गई और मेरे साथ तुम्हारे ये वीडियो लीक होने के बाद मुझे सस्पेंस भी किया जाएगा, बट मुझे इस चीज़ की डर नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो कि अपने सामने किसी लड़की को बिना कपड़ों में देखने की शायद वीडियो बना की ख्वाहिश तुम्हें बहुत अच्छी लगी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिस तरह मैं सबसे ज़्यादा तुमसे नफ़रत करती हूँ ना, आई प्रॉमिस पहली गोली तुम्हारे सीने पर मैं ही मारूंगी, तुम्हें अदालत भी नहीं लेके जाऊंगी।
मैं सीधा तुम्हारी दिल पे गोली मारूंगी। तब उसको कॉल आता है, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार था। बोको, हाय मिर्ची मिर्ची, जो बातें कही ना उस पर अमल ज़रूर करना। मैं पहली गोली तुम्हारे हाथों से खाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरे सीने पर गोली मारो। पता है क्यों? क्योंकि ईमानदार लोग मुझे पसंद हैं। अगर तुम मारो या तुम्हारा आईजी मारे मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ सबूत मिलने के बाद, मेरे खिलाफ सारे एविडेंस जो तुम्हारे पास होंगे उसके बाद तुम मुझ पर गोली चला सकती हो। आई प्रॉमिस। तुम मेरे सामने खड़े होकर कहूँगी, लो मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में जानना पहले चाहिए ना कि माफिया क्वीन बनी कैसे, क्यों बनी। तुम्हें ये नहीं जानना, तुम्हें बस इतना पता है कि माफिया क्वीन ने ये किया है, माफिया क्वीन ने लड़कियों को मारा है, माफिया क्वीन ने लड़कियों का सौदा किया है, माफिया क्वीन ने रेप चार्जेस उसके ऊपर है। बस ये जानना है तो जानो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कभी तो माफिया की ज़िंदगी गुजार के तो देखो, पता चलेगा कि हम कमबख्त जानबूझ के माफिया नहीं बने, मजबूरी थी तो बने। अपने इतिहास को खोजो, अपने अतीत में जाओ और पता लगाओ कि माफिया क्वीन का अतीत क्या है। और मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। एक पुलिस वाली है, तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है? ना मुझे फ़ायदा होगा ना तुम्हें फ़ायदा होगा। तो मेरे नाम बारे में कुरेदने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, जो गेम चल रहा है उसे चलने दो। तुम्हारा केस अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा मुअज्जिन मिल चुका है। अब सुबह के 10 बजे का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अदालत तक पहुंचाइए, फिर बात करते हैं। और हाँ, ये कैमरा मैंने आपके जिस्म को देखने के लिए नहीं लगाया था, मैंने अपने लोगों से कैमरा लगाने के कहा था सिर्फ तुम्हारे ड्राइनिंग टेबल पे। मुझे नहीं पता था कि उन कमीनों ने ये कैमरा तुम्हारे बेडरूम में प्लस तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल के सामने लगाया है। इसके लिए माजरत चाहते हैं और अभी और इसी वक्त इस कैमरे को यहीं से बंद करते हैं। और हाँ, आपके ड्राइनिंग टेबल पर तो मेरा एक कैमरा है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो तुम मुझ पर नज़र रखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती। मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तुम में, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम में। लेकिन क्या है ना, मेरा एक बहुत पागल इंसान वो कहता है तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तुम भी करप्ट हो सकती हो। पर मैं कहती हूँ तुम करप्ट नहीं हो, ईमानदार हो, ईमानदार। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आप लोग